हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का दिशा साइंस क्लासेज में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज के क्लास को करने वाले हैं आगाज, तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग एक बार बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, आप सभी लोग कैसे हैं एक बार हमें बताइए। कल के क्लास में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, इस वजह से जो है हम लोग की क्लास जो है बीच में रुकनी पड़ी। ठीक है, तो कल की क्लास के रुकने के लिए मैं आपसे सॉरी चाहूंगा, और आज की क्लास को जो है पूरे बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार सभी लोग जो है जुड़ जाइए जल्दी से एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़िए, एक बार सभी लोग जुड़िए, एक बार सभी से जुड़िए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बीच में क्लास कल रुक गई थी, उसके लिए सॉरी। सभी लोग एक बार जो है शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास है। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को जो है इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मजा आ जाएगा। क्लास आज जो है आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में जो हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे टॉपिक पे। गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी से जुड़िए, देर नहीं कीजिए क्लास में, आप बिल्कुल देर नहीं कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्लास है जीव जगत में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। किस पे बात करेंगे बच्चों? जीव जगत में, लिविंग वर्ल्ड में हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है आप एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार आप शेयर कर दीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रणाम है जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़िए और आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास की स्टार्टिंग जो होती है एक मोटिवेशन के साथ होती है। तो आज का मोटिवेशन आपके सामने ये रहा। क्या है बच्चों? भौतिक क्लास नहीं हो रहा जी, भौतिक क्लास जो है आपको 3 तारीख से मिलने वाले हैं। चलिए आइए बात करते हैं इस पे। देखिए आज का ये मोटिवेशन क्या है, ये मोटिवेशन जो है आपको अपने आप को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको पॉजिटिव है यानी कि जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको मजबूत करेगा। क्या है बच्चों? सही करने की हिम्मत है, सही करने की हिम्मत है उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। बिल्कुल बच्चे, जब भी आपसे गलती हो तो आपको हताश नहीं होना है, बल्कि आपको मजबूत, खुद को मजबूत बनाना है कि चलिए गलती हो रही है कोई बात नहीं, जब गलतियां होगी तो सही होना ही है, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब सही होगा। बहुत अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा। इसी के साथ जो आज के क्लास को हम करते हैं स्टार्ट, और एक बार आप लोगों से अनुरोध करेंगे आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो एक बार आप सभी लोग जो है, एक बार आप सभी लोग दबा करके शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास, सभी ग्रुप में शेयर होना चाहिए। चलिए चलिए बहुत अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिशा साइंस क्लासेज आपके लिए परिवर्तन बैच को लेकर के आया हुआ है, और उसमें हम लोग जो है पहला चैप्टर जीव जगत को कर रहे हैं। और जीव जगत में हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना जी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और फिर पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के महत्व है, और फिर बात करेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण, क्या कारण है जिसके वजह से जैव विविधता क्षति हो रही है, और अंत में हम बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण और इसके संरक्षण करने के उपाय। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला टॉपिक आपके सामने है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्या बच्चा जी? बायोडाइवर्सिटी पहला आपके सामने है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले जो है अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करें, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? क्या आप लोग इससे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में सुने हैं? क्या है जी बायोडाइवर्सिटी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
गुप्ता जी, क्या नाम है जी? न्यू स्टूडेंट, ब्रेक क्लास क्या है जी? चलिए बहुत अच्छा जी, जो भी है हम आपके कमेंट बाद में लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो देखिए, जितने भी आप है, आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर अपनी ही जगह की बात करें जहां पे आप रहते हैं, या कहीं भी पर्यटक स्थल पर आप घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां बहुत सारे जीव जंतु को आप देखे होंगे। और वे जीव जंतु जो है छोटे से छोटे लेकर के और बड़े आकार के भी होंगे, है कि नहीं जी? बहुत सारे ऐसे जीव जंतु देखे होंगे। उन्हीं के जो समूह है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बच्चा जी? उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा सा एक नजर आप यहाँ पे देंगे कि हम अपने चारों ओर, है कि नहीं बच्चा जी, जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं, और उसके साथ जीव जंतु, कीट पक्षी और अन्य प्रकार के प्राणी भी देखते हैं। जब आप कहीं पर भी पर्यटक स्थल पे जाते होंगे या कहीं भी घूमने के लिए जाते होंगे, तो आपको वहां पे बहुत सारे जीव जंतु दिखाई पड़ते होंगे, है कि नहीं जी? बहुत सारे जीव जंतु देखे होंगे, और वे जीव जंतु सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के बड़े आकार और संरचना वाले जीवों को आप देखते होंगे। और इसी जीवों के संरचना को और इसको हम पूरे को मिलाकर के क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं बच्चा जी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए, एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। यहां आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम अगर बात करें छोटे से छोटे जीव की बात करें, यानी सूक्ष्म जीव की बात करें, तो सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े आकार के जीव जंतु आपको दिखाई पड़ेंगे। उन सभी संरचना और उनके जो है श्रृंखला को सबको मिलाकर के हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे आप कुछ पिक्चर को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप अनेक प्रकार के जीव जंतु आप देख रहे हैं। ये सबके सब क्या है? तो ये सबके सब बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है। क्या है बच्चा जी? ये सब के सब बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कीजिए बच्चा जी, एक बार सभी लोग शेयर कीजिए। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। आ गई बात समझ में? अपने आसपास जीवों की जो संरचना, जीवों का जो संसार है, उसमें छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े आकार वाले जो भी प्राणी होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहलाते हैं। अब देखिए, जैव विविधता की अगर हम लोग बात करें, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है बच्चा जी? क्या है बायोडाइवर्सिटी? क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? तो अभी आप लोग देखिए कि जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वे सारे जीव जंतु अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें कुछ गुण जो है अलग अलग डिफरेंट होती है, वे बायोडाइवर्सिटी है। ये क्या है बायोडाइवर्सिटी? ये कितने प्रकार की है? तो बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। पहली जो है यहाँ पे देख रहे हैं आनुवांशिक विविधता। क्या बच्चा जी? आनुवांशिक विविधता। और दूसरा क्या है? स्पीसीज विविधता और पारिस्थितिक विविधता, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है बच्चा जी? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो है 3 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की है जी? आनुवांशिक विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज विविधता, यानी स्पीसीज विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसे आप जातीय विविधता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जातीय विविधता भी कह सकते हैं। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल विविधता। क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं, और एक एक जो है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इससे संबंधित। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले आनुवांशिक विविधता का मतलब क्या होता है। आनुवांशिक विविधता क्या होता है? देखिए, आनुवांशिक विविधता क्या होता है, जैसे अगर किसी भी प्रजाति की हम बात करें, तो एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो उनके माता पिता यानी उनके जनक के द्वारा आते हैं, है कि नहीं जी? तो ये सब क्या होता है, जैसे एक ही प्रकार के अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि धान की प्रजाति हो या आम की प्रजाति हो या किसी भी प्रकार के अन्य जो प्रजाति हैं, उनकी प्रजातियों की अगर बात करें, तो उसमें अलग अलग प्रकार से जो है क्या होंगे, स्पीसीज विविधता जो है
अनुमानसिक स्तर पे आपको देखने को मिलेंगे। कैसे अनुमानसिक स्तर पर देखने को मिलेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, प्रत्येक स्पीसीज में अनुमानसिक स्तर पर बहुत विविधताएं हो सकती है, बहुत विविधताएं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा जी यही है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतुओं में, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी जाति का हो, अगर अनुमानसिक स्तर पर देखें तो उसमें बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप यहां देखिए, जैसे भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष में धान की लगभग 50,000 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां बच्चा जी? 50,000 से अधिक प्रजातियां हैं। अगर वही बात करें, लगभग इसी प्रकार जो है आम की लगभग है 1,000 से अधिक प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती है। अब इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इससे यह मिल रहा है कि अगर किसी भी प्रजाति की अगर बात करें तो प्रत्येक प्रजाति में अगर आनुवंशिक स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के उसमें गुण आपको देखने को मिलेंगे, और वही गुण क्या कहलाएगा बच्चा जी? वही आनुवंशिक विविधता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आनुवंशिक विविधता कहलाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे देखिए धान की प्रजातियां हैं। अब जो है अपने आसपास, अपने यहां भी आप लोग देखिए, जब हम लोगों के यहां जब धान बोया जाता है, धान क्या कहता है बच्चा जी? बोया जाता है। कितने बच्चे हैं जो धान बोते हैं? कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने से धान बोए हुए हैं? चलिए, जब धान बोते हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग वैरायटी के धान लगाते हैं। हम लोग बोते हैं ना जी, अलग अलग वैरायटी के धान लगाते हैं, और उससे धान यानी प्रजाति तो एक ही है, लेकिन उसमें विविधताएं पाई जा रही है। किस स्तर पर विविधता पाई जा रही है? आनुवंशिक स्तर पर विविधता पाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि उस धान में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं और उसको अलग अलग कर दिया गया है ना जी बच्चा जी? बहुत अच्छा, यस सर, हम बोए हैं, हम बोए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो धान की प्रजाति समझ गए। धान की अलग अलग प्रजातियां होती है, और वे अलग अलग प्रजातियां क्या दर्शाती है? तो आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रकट करती है, दर्शाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। यहां पे आप देखिए सीजन भी है आम का। क्या है जी बच्चा जी? आम का सीजन है। आप जो है अपने आसपास के सराउंडिंग में आप आम को देखे होंगे। आम हो गया, पक गया है जी आपके तरफ आम पका हुआ है। वो जो है आम की जो प्रजाति है, वो सारी प्रजातियां जो है क्या दर्शाती है? आनुवंशिक स्तर पर विविधता दर्शाती है। जैसे अगर हम लोग यहां बात करें, अल्पांशु आम, क्या है बच्चा जी? अल्पांशु आम, हिमसागर आम, देखिए मालगवा आम। उसके बाद यहां देखिए केसर, यहां पे देखिए केसर, यहां पे दशहरी। ये सारे जो है नाम जो है क्या डिफाइन करते हैं? ये नाम डिफाइन करता है कि इस आम में आनुवंशिक स्तर पर विविधता पाई जाती है, यानी ये आम की जो प्रजाति है एक दूसरे से क्या है? अलग है। जैसे आप लोग अपने यहां भी समझते होंगे कि ये मालदेव है, ये क्या है? मालदेव है, ये दशहरी है, ये शुक्ल है। तो ये सबके सब जो है आम ही तो है। ये सबके सब क्या है बच्चा जी? ये सबके सब आम है। लेकिन अगर उसी में अगर आप देखें तो मालदेव, दशहरी और शुक्ल, अगर तीन ही की बात करें तो तीनों का जो गुण है वह तीनों अलग अलग है, यानी कि इसमें जो है आनुवंशिक स्तर पर विविधता देखने को मिल रही है, यानी आनुवंशिक स्तर पर इसमें अंतर देखने को मिल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आनुवंशिक विविधता। बात समझ में आ गई बच्चा जी? बात समझ में आ गई? मालदेव आम, चलिए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप लोग अपने अपने शहर का, अपने अपने जगह का जो मशहूर आम है उसे आप बताइए जल्दी। एक तो आप नाम देख रहे होंगे अल्पांशो, सबसे महंगा जो बिकने वाला आम है वो क्या है? अल्पांशो। इसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। एक बार आप लोग शेयर नहीं कर रहे, एक बार शेयर कर दीजिए तो बच्चा जी, एक बार दबा करके शेयर कीजिए। लगना चाहिए कि पावर ऑफ दिशा साइंस क्लासेज, पावर ऑफ दिशा साइंस क्लासेज। एक बार शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। एक बार शेयर कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा जी। मालदेव आम, क्या बात है जी। बमोल क्या होता है जी? बमोल, किसिमभोग। अच्छा,
किसिमभोग, किसिमभोग, अच्छा जी, मालदा, मालदा, फालदा, अरे यार क्या क्या नाम आप लोग याद रखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते आगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। आनुवांशिक विविधता क्या होती है, उसमें जो है जनकों द्वारा जो है उसके वंशज में, यानी कि जो जनक के द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है उसको आनुवांशिक गुण कहते हैं, और उसी गुण के कारण जो विविधता आती है उसको कहेंगे आनुवांशिक विविधता। विविधता का मतलब हुआ विभिन्नता, क्या हुआ, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या हुआ, भिन्नता, क्या है, भिन्नता यानी अंतर यानी अलगाव। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं स्पीसीज विविधता पर, यानी जातीय विविधता पर, स्पीसीज डाइवर्सिटी पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं बच्चा जी, स्पीसीज विविधता यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी, या आप कह सकते हैं जातीय विविधता। आपके सामने दिख रहे होंगे, क्या नाम है जी इनका, इनका नाम बताइए बच्चा जी, इनका नाम बताइए, क्या आप इनका नाम जानते हैं, चलिए एक बार जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग स्पीसीज विविधता पर बात कर लेते हैं। क्या होता है स्पीसीज विविधता, तो देखिए जातीय स्तर पर या स्पीसीज स्तर पर प्राणियों तथा पौधों में विविधताएं पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, अनेकों प्रकार की इसमें विविधताएं पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व के उन 15 देशों में से, चलिए फ्रॉग 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 फ्रॉग, वाह क्या बात है जी, फ्रॉग, चलिए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या है बच्चा जी, फ्रॉग, क्या है, फ्रॉग। इन्हें जो है आप जो है राना टिगरीना कहिए, क्या कहिएगा बच्चा जी, इन्हें आप कहिए राना टिगरीना, क्या कहिए बच्चा जी, राना टिगरीना आप बोलिए, राना टिगरीना, इन्हीं का तो वैज्ञानिक नाम है राना टिगरीना। चलिए बात करेंगे इस पे, पहले यहां पे देख लेते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार शेयर कीजिए बच्चा जी, एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, स्पीसीज स्तर पर प्राणियों तथा पौधों में विविधताएं पाई जाती है। यानी अगर हम स्पीसीज स्तर पर जातीय स्तर पर बात करें तो जातीय स्तर पर भी पौधे एवं जंतुओं में विविधताएं पाई जाती है, उनमें अंतर पाई जाती है। अगर केवल भारतवर्ष की बात करें, केवल भारतवर्ष की बात करें तो विश्व के उन 15 देशों में से ये भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। यहां पे देखिए पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट को तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया बच्चा जी, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। बच्चा जी कहेंगे कि तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या है, रुकिए ठहरिए थोड़ा सा, जरूर आपको बताएंगे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है। अब यहां पे कहिए गुरुजी, ये जातीय विविधता जो है यहां पे समझ में हमको नहीं आया, यहां पे हमको समझ में जातीय विविधता नहीं आया। बच्चा जी रुकिए आप 1 मिनट, यहां देखिए हमने यहां क्या बताया, यहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट को तप्त स्थल की श्रेणी में रखा गया है। कहां रखा गया बच्चा जी, तप्त स्थल की श्रेणी में रखा गया है। और अगर यहीं पे बात करें तो पूरे विश्व में, अब यहां देखिए भारत में अगर केवल बात करेंगे तो भारत में 2 तप्त स्थल है। कितने तप्त स्थल है बच्चा जी, 2 तप्त स्थल है भारत में 2 तप्त स्थल, 2 तप्त, भारत में 2 तप्त स्थल। कितने तप्त स्थल है बच्चा जी, 2 तप्त स्थल है, तप्त स्थल है। कौन कौन है बच्चे जी, आप कहिएगा कि कौन कौन है गुरुजी, कौन कौन तप्त स्थल है जो भारत में पाई जाती है। भारत में तो यही तो आप है, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। कहिएगा गुरुजी ठीक है, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट ये दोनों के दोनों तप्त स्थल है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में बच्चा जी याद कर लीजिए, अभी पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट है। कितने हैं बच्चा जी, पूरे विश्व की अगर बात करें तो 34 हॉट स्पॉट है। ठीक है,
एक बार शेयर कीजिए बच्चा जी, एक बार आप सभी लोग दबा करके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एक बार। चलिए एक बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट है, तो अब मोबाइल वाला हॉट स्पॉट मत समझ लीजिएगा बच्चा जी। हॉट स्पॉट को अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, फिलहाल जो है आप मोबाइल वाला मत समझिएगा। मोबाइल का हॉट स्पॉट जो होता है वही नहीं, वो नहीं है। ये एक क्षेत्र है। ये क्या है बच्चा जी? ये एक क्षेत्र है जो भारत में कितने हैं? भारत में 2 हैं। भारत में कितने बच्चा जी? भारत में 2 हैं। एक है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी हिमालय। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे देखिए, अगर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहां पे आप एक पॉइंट नोट डाउन करके जाएंगे। एक पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। कहिए गुरुजी कौन सा पॉइंट है जिसे हम नोट डाउन करेंगे? नोट डाउन ये करना है कि उभयचरों की संख्या जो होती है, उभयचरों की जो संख्या होती है वह पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है बच्चा जी? पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक होती है। कहिए गुरुजी ये क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बच्चा जी समझिए, क्या हमने बताया कि पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट से अपेक्षा अधिक होती है। यानी यहाँ पे जो पूर्वी हिमालय है, यहाँ उभयचर जितने होंगे इससे अधिक उभयचर कहाँ मिलेंगे आपको? उससे अधिक उभयचर मिलेंगे पश्चिमी घाट पर। कहाँ मिलेंगे बच्चा जी? पश्चिमी घाट में आपको उभयचरों की संख्या अधिक मिलेगी। आप हमें बताइए कि गुरुजी आप हमें बताइए कि उभयचर किसे कहेंगे? उभयचर का मतलब क्या है? किसे उभयचर कहते हैं? उभयचर क्या है? किसे उभयचर कहेंगे? क्या आपको उभयचर का मतलब पता है? अगर आपको पता है तो बताएंगे, या आप इसका एग्जाम्पल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम्पल भी बताइए। बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है जी। बहुत अच्छा जी, जी बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, आप जल्दी से बताएंगे उभयचर का मतलब क्या होता है, उभयचर का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भारत में 2 तप्त स्थल कौन सा है? एक है पूर्वी हिमालय, एक है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में, यहां नोट डाउन कर लेंगे, विश्व में 34 है, विश्व में 34 है तप्त स्थल है। तप्त एक मिनट रुकिएगा। विश्व में कितने तप्त स्थल हैं बच्चा जी? विश्व में ठीक है, विश्व में 34 तप्त स्थल है। 34 तप्त स्थल हैं। ठीक है, चलिए क्या आप लोग बताएंगे? क्या आप लोग बताएंगे? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। यहां आप लोग समझिए, यहां समझिए उभयचर किसे कहेंगे? उभयचर किसे कहा जाता है? जल थल में रहने वाले, जल और थल, क्या है बच्चा जी? जल और थल, जल और थल, स्थल भी लिख सकते हैं। जल और स्थल में रहने वाले जीव, जल एवं स्थल में रहने वाले जीव। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बच्चा जी? एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे बच्चा जी? जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? जैसे मेढक राना टिगरीना। जैसे क्या है बच्चा जी? राना टिगरीना मेढक है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार बिल्कुल सही बात है। 34 हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल। अब बात कर लेते हैं कि तप्त स्थल होता क्या है। चलिए आइए देखें। देखिए यहाँ पे हॉट स्पॉट तप्त स्थल क्या होता है बच्चा जी? तप्त स्थल क्या होता है? जल्दी से। बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे। किनका बर्थडे है जी? हैप्पी बर्थडे सभी को, हैप्पी बर्थडे दिशा साइंस क्लासेस की तरफ से। जिनका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। चलिए एक बार इस पे देखते हैं। ऐसे क्षेत्र, तप्त स्थल का मतलब क्या होता है बच्चा जी? ऐसे क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। क्या बच्चा जी? जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है एवं कुछ ऐसी जातियां भी होती है जो अन्य स्थानों पर यही होती है। कहिएगा कि वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, इतना शॉर्ट में आपने आंसर दिया। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। अभी आप लोग भारतवर्ष की बात किए थे तो वहां पे आप लोग देखे थे पूर्वी हिमालय। क्या देखे बच्चा जी? पूर्वी हिमालय और क्या देखे थे बच्चा जी? और देखे थे पश्चिमी घाट।
पश्चिमी पश्चिमी घाट है। क्या देखे बच्चा जी? पश्चिमी घाट है। ये दोनों क्या है? तप्त स्थल है। दोनों क्या है? तप्त स्थल। अब यहां देखिए, यहां पे क्या है? यहां पर उभयचरों की संख्या अधिक है, लेकिन वहां भी अगर बात करें, दोनों की बात करें, तो पूर्वी हिमालय की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, यहां पे उभयचरों की संख्या, उभयचरों की जो संख्या है वो प्लस में है। किसके अपेक्षा प्लस में है बच्चा जी? किसके अपेक्षा? पूर्वी हिमालय की अपेक्षा क्या है? प्लस में है। बात समझ में आ गई? चलिए बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बताइए जल्दी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर आपसे दो क्वेश्चन यहां पे पूछ लिए जाए, पहला क्वेश्चन कि भारत में हॉट स्पॉट की संख्या है तो कितना बताएंगे आप? आप बताएंगे 2। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में कितने हैं? पूरे विश्व की अगर बात कर ले तो पूरे विश्व में कितना है बच्चा जी? पूरे विश्व में अगर बात करें तो 34 है। कितना है बच्चा जी? 34। बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते आगे। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, एक बार बच्चा जी, एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कीजिए। बढ़ते आगे, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसमें बात करते हैं बच्चा जी? बायोलॉजी, सॉरी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा जी, आप लोगों को समझ में आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छा। चलिए 34 पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 34, और भारत की बात करें तो 2, भारत की बात करें तो 2 है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहां पे बात करते हैं पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। किसकी बात करते हैं बच्चे जी? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहिएगा गुरुजी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? अरे यार कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आराम से आप याद कर लीजिएगा इसको। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजाति एक दूसरे के साथ होने के बाद भी, वाह क्या बात है, हम लोग भी तो पारिस्थितिक तंत्र में ही है। कहिए गुरुजी पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ये इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिक अगर विविधता को हटा दे तो पारिस्थितिक तंत्र इसमें जोड़ ले। अगर केवल बात कर ले पारिस्थितिक तंत्र, विविधता को अलग कर दे और पारिस्थितिक, कहिएगा कि जीवमंडल तथा इसमें रहने वाले जीव जंतु एवं इनके बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, इसे ही कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। कहिएगा गुरुजी ये आप बोलिएगा तो याद थोड़े होगा, ये बोलिएगा तो याद थोड़े होगा, लिखवाना पड़ेगा। बच्चा जी सब्र करो, हम जब इस चैप्टर को लेकर के आएंगे तो बिल्कुल वहां लिखवाएंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। फिलहाल आप जान लीजिए कि जीवमंडल तथा इसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं और इनके बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा जी? पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। और इसी में आप लोगों को पढ़ना है विविधता। क्या पढ़ना है? इस पारिस्थितिक तंत्र में भी एक दूसरे से क्या होता है? अलगाव होता है, अंतर देखने को मिलता है, जिसे पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम सभी लोग जितने भी जीव जंतु हैं, वे सारे जीव जंतु एक दूसरे के आसपास ही हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं, उनके प्रति जो है वे प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके प्रति जो है संघर्ष करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। ऐसा है कि नहीं आप बच्चा जी? बिल्कुल है बच्चा जी। आप देखे भी होंगे कि अगर कोई भी प्रजाति अगर नई वातावरण में आती है तो उस नई वातावरण में आने के बाद उसको अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किससे? वे वातावरण से संघर्ष करती है। अगर वातावरण के अनुकूल हो जाती है तब तो सही है, अन्यथा उसको जो है उस पारिस्थितिक तंत्र से विदा लेना पड़ता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है एक दूसरे से क्या है? प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बिल्कुल जी सर, जी सर। चलिए बढ़ते आगे। यहां बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजाति एक दूसरे के साथ होने के बाद भी आपस में तथा आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है, वे एक दूसरे से प्रभावित होती है। इस प्रकार के जो विविधता होती है
उसको लैंड स्कोप विविधता कहा जाता है। क्या कहता है बच्चा जी? लैंड स्कोप विविधता कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड स्कोप विविधता क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जो आसपास रहने वाले जीव जंतु है एक दूसरे के साथ होने के बाद भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे और अपने सॉरी और क्या है, अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित भी होते हैं। इसी को हम कहते हैं लैंड स्कोप विविधता। क्या कहते हैं बच्चा जी? लैंड स्कोप विविधता। बात समझ में आ गई? कोमल कुमारी काहे बाय बाय कर रही है जी? अभी तो क्लास बाकी है, पढ़िए अभी आराम से। अरे मजा आने वाला इसके बाद। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं रेगिस्तानी क्षेत्र है। क्या बच्चा जी? रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब देखिए जो भी जीव जंतु रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाएंगे वे जीव जंतु वातावरण से अपने जीवन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी उनसे जो है क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, अपने जीवन यापन के लिए करना पड़ेगा ना। तो ये आप रेगिस्तानी क्षेत्र देख लिए। वर्षा वन में रहने वाले जीव भी अपने आसपास के जीव जंतु अपने आसपास के वातावरण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, उनके साथ संघर्ष करते हैं। दलदल में आप देखिए, दलदल में यहां पे हाथी जो है फंसी हुई है, यहां से ये जो है अपने आप को जो है वहां से बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रही है, और इसी के साथ यहां पे आप देखिए कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ, चलिए एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, क्या यहां तक समझ में आई आप सभी लोगों को? जरूर जरूर। क्या हुआ जी? नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई? हेलो, लाइव चैट नहीं है ना? लाइव चैट ओपन कीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या आवाज प्रॉपर जा रही है? एक बार आप हमें बताइए, क्या आप हमें सही सुन पा रहे हैं? एक बार बताइए आप सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है ना, इस वजह से क्लास को बीच में रुकना पड़ा। एक बार बताइए, क्या सभी लोग आप सुन पा रहे हैं? क्या आप तक आवाज जा रही है? क्या प्रॉपर आवाज जा रही है? वीडियो ऑडियो क्वालिटी सही है? एक बार बताइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग बताइए, और एक बार शेयर भी कर दीजिए आप सभी लोग। एक बार शेयर कर दीजिए। यस सर, यस सर, यस गुरुजी, यस गुरुजी। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी, एक बार जल्दी बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? क्या आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल
सही बात है, एकदम बिल्कुल, अरे क्या बात है सोनू कुमार। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप विविधता आपको समझ में आ गई कि लैंडस्केप विविधता क्या होगी, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जैव विविधता के महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ है जैव विविधता। आप लोग हमें बताइए, आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जैव विविधता का महत्व क्या है। क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन को, यानी हमारे जीवन के लिए जैव विविधता का होना जरूरी है, यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए जैव विविधता को संरक्षित करना जरूरी है? क्या आपको ये लगता है? जल्दी से बताइए। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, बिल्कुल सही बात है बच्चा जी। यानी कि कोई भी जीव अगर पृथ्वी पर जीवित है तो जैव विविधता को संरक्षित रखना उसके जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए बिल्कुल, अरे वाह थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आने की वजह से आप लोग जो है, आप लोगों की संख्या थोड़ी सी डाउन। एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग एक बार शेयर कीजिए, पुनः अपने दोस्तों को एक बार जोड़ लीजिए और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करें तो बात करें इंपोर्टेंस ऑफ है बायोडाइवर्सिटी, तो पृथ्वी पर जीवों के जीवन जीने के लिए जैव विविधता को बचाना यानी जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वे सारे के सारे जीव जंतु एक दूसरे से क्या है, अटैच है, एक दूसरे से क्या है बच्चे जी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो भी कैसे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से। एक बार आप लोग शेयर कीजिए बच्चा जी, एक बार शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं करते आप लोगों से, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगर हम बात करें कि जैव विविधता की महत्व की अगर बात करें तो जैव विविधता का महत्व क्या है, तो कहिएगा कि गुरुजी पृथ्वी पर जीवों के जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवों के जीवन के लिए जैव विविधता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है ना बच्चा जी, अधिक महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा कि गुरुजी कैसे, आप कहिएगा गुरुजी कैसे, एक बार शेयर कीजिए फिर बताते हैं कैसे। एक बार शेयर कीजिए। देखिए अभी आप देखिए जैव विविधता का महत्व है पृथ्वी पर जीवों के यहां को हो गया ना जी, एक मिनट रुकिएगा। पृथ्वी पर जीवों के जीवन के लिए जैव विविधता बहुत अधिक महत्व है, जैव विविधता बहुत अधिक महत्व है। कहिए गुरुजी कैसे, तो देखिए जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सारे जीव जंतु एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे भोजन के मामले में कहें या किसी भी तरह से अगर बात करें तो वे एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अतः किसी भी जीव को इस पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए जैव विविधता को संरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जैव विविधता में असंतुलन आई तो जीवों के जीवन पर खतरा बना रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। एक बार शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते आगे, जल्दी से हम लोग क्लास को जो है निपटाएंगे। अभी यहां बात कर लेते हैं जैव विविधता को संरक्षित कैसे करें, क्षति का कारण क्या है, कैसे क्षति हो रहा है बच्चा जी। जैव विविधता जो है किस प्रकार से क्षति हो रहा है, इसका कारण क्या है, किस कारण से जैव विविधता क्षति हो रही है और उसका सीधा प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं पहला पॉइंट आवासीय क्षति तथा विखंडन। देखिए मूल पॉइंट को जैसे समझिएगा, यहां से आपके मन में जो है बहुत सारे प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे कि गुरुजी आवासीय क्षति तथा विखंडन से जो जैव विविधता है ये किस प्रकार से क्षति हो रही है। तो अभी हमें एक्सप्लेन कर रहा है
थोड़ा धीरज रखिए बच्चा जी, थोड़ा सा धीरज रखिए, ठीक है। दूसरा है अति दोहन, दूसरा क्या है बच्चा जी, अति दोहन। तीसरा क्या है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि दूसरी प्रजाति अगर कहीं से विदेश से आकर के और अपने स्वदेशी जगह पर अगर आ जाती है और स्वदेशी प्रजातियों को क्या करती है, वहां से धीरे धीरे साइड करना शुरू कर, बात करते हैं इस पर। चलिए अगला है स्वविलुप्तता। स्वविलुप्तता यानी स्वविलुप्तता का मतलब है कि एक अगर विलुप्त हुआ तो दूसरा भी क्या, गायब। एक विलुप्त हुआ तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यानी अगर एक गायब हुआ तो उसके साथ जो है, उसके साथ जो पीछे जो है जुड़ा हुआ है, यानी जो आश्रित है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बच्चा जी। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं एक एक करके, इस पे सब पे बात करेंगे एक एक करके। आइए बात करते हैं आवासीय क्षति तथा विखंडन। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जितने भी जीव जंतु अगर विलुप्त हो रहे हैं या कोई भी प्रजाति है, जीवों की प्रजाति अगर विलुप्त हो रही है तो उसका पहला कारण है आवासीय विखंडन। क्या है बच्चा जी, आवासीय विखंडन। जब तक जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी प्रजाति है उसको रहने के लिए ही जगह ना मिले तो क्या वो प्रजाति रह पाएगी, बिल्कुल नहीं रह पाएगी बच्चा जी, वो निश्चित रूप से क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। कब तक जो है ऐसे जहां तहां जो है अपना जीवन व्यतीत करेगी, नहीं करेगी ना। तो आवास जब तक उसके लिए घर नहीं दिया जाएगा, जब तक उसका घर नहीं होगा तब तक जो है वह नहीं रह सकती है, ठीक है। तो क्या है बच्चा जी, यह जैव विविधता का ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है। क्या बच्चा जी, सबसे प्रमुख कारण क्या है, आवासीय क्षति तथा विखंडन। इसमें क्या होगा, जैसे यहां आप देखिए यह जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है। यहां देखिए इसका उदाहरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है बच्चा जी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। एक समय ऐसा था पृथ्वी के लगभग 14% पर, 14% यानी 14% भाग पर यह वर्षा वन फैला हुआ था, जो अब सिमट करके मात्र 6% भूभाग पर आ गया है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जीव जंतु इस वर्षा वन में पाए जाते थे, क्या जब इसका विखंडन हुआ तो वो विलुप्त नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे बच्चा जी। एकदम निश्चित है कि जो जीव जंतु इस वर्षा वन वाले यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाए जाते थे, जब उसका ह्रास हुआ, उसका विखंडन हुआ, उसका क्षति हुआ, तो वहां से जीव जंतु का भी क्या होगा, पलायन शुरू हो जाएगा, वहां से भागने शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं जी। जैसे आप लोग देखेंगे अपने आसपास के सराउंडिंग में, आप देखिए कि अभी जो है आप कहिए सियार, क्या कहिए बच्चा जी, सियार, क्या आप लोगों ने देखा है सियार, आप लोग देखे हैं हुआर, क्या है बच्चा जी, सियार। और एक इसी में आप लोग देखे और सुने भी होंगे हुआर। कितने लोग आप लोग देखे हैं सियार को, कितने लोग देखे हैं। आप देखिए इसकी संख्या कम हो गई, इसकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इस जीव को देखे होंगे आप लोग, गिद्ध है, क्या देखे होंगे बच्चा जी, गिद्ध है। अभी जो है देखिए कौवा भी, इसकी भी संख्या क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं बच्चा जी, बिल्कुल, यस सर, यस सर। चलिए देखिए ये सब क्या है, ये सभी के सभी जीव जंतु धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, आवासीय क्षति तथा विखंडन। इनके रहने के लिए ही जगह नहीं है, इनके रहने के लिए ना तो जगह है, ना इनके खाने के लिए कुछ ये आसपास में मिल पा रहा है। और खास करके बात तो ये है कि जब गर्मी की मौसम आती है और जितने तालाब हैं, पोखर है, नदी है, झील नदी है, ये सबके सब जो ये रोड के किनारे पे जो गड्ढा है जिसमें पानी एकत्रित हो जाए, ये सबके सब जब सूख जाते हैं तो बताइए इन लोगों को कितना दिक्कत होता है पानी पीने में। भोजन की तो छोड़ दीजिए, पानी पीने में भी बहुत सारी परेशानियां होती है। और इन सभी कारणों से जो है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनका विखंडन होते जा रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई, बताइए। अरे वाह बिट्टू कुमारी, मैं खुद अपने पापा की शेरनी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शेरनियों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। चलिए देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट क्या है, अति दोहन। क्या है बच्चा जी, अति दोहन। देखिए अति दोहन में क्या है बच्चा जी, मनुष्य जो है अपने भोजन और आवास कहिए या मकान कहिए, मनुष्य अपने भोजन और आवास के लिए मुख्य रूप से प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर है बच्चा जी, मुख्य रूप से प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहता है। और इस प्राकृतिक संपदा का वह जो है अपने फायदे के लिए लगातार दोहन कर रहा है, लगातार उसकी कटाई कर रहा है। और उसको जो है, अब देखिए यहां भी कई तरह की परेशानियां आएगी। जैसे अगर मान के चलिए कि मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही है तो वन को काटना स्वाभाविक सी बात बन जा रही है, उसकी मजबूरी बन रही है। जितने बंजर जमीन है, जहां पर छोटे छोटे झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वे कृषि में तब्दील हो रहे हैं, कृषि में परिवर्तित हो रहा है, वहां पर कृषि की जा रही है, क्योंकि यहां अनाज की कमी हो जाएगी। इस वजह से मकान बनाना है तो मकान के लिए जगह चाहिए, और जहां पे मकान बनना वहां की जो झाड़ियां कम होती जा रही है। तो इस तरह से जो है आवासीय दोहन जो है जैव विविधता के क्षति का सबसे भी प्रमुख कारण बन सकता है। यानी कि मनुष्य भोजन तथा मकान के लिए प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहता है। प्राकृतिक संपदा के अधिक दोहन होने के कारण अनेकों प्रजातियां क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। और इसका जो है सीधा श्रेय कहां जाता है, तो सीधा जाता है कि जब प्राकृतिक संपदा का दोहन होगा तो निश्चित रूप से जो जीव जंतु है, जो अनेकों प्रजाति है, अनेकों जीव जंतु हैं, उसकी आवासीय विघटन होगी, यानी उसके आवास का क्षति होगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी बच्चा जी। और इसको जो है हम लोगों को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि प्राकृतिक संपदा का दोहन ना हो सके, जहां तक संभव हो सके इसको बचाना है। बचाने का उपाय भी आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, 2-3 तस्वीरें आप यहां देख पा रहे होंगे, 2-3 तस्वीरें यहां पे आप देख पा रहे होंगे। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि विदेशी प्रजातियां जब कहीं पर भी जाती है, नई जगहों पे जाती है, तो देखिए ध्यान से, कोई भी विदेशी प्रजाति हो जब नई वातावरण में प्रवेश करती है तो उसमें से कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो बहुत तेजी से, काफी तेजी से विकास करती है, और इतने अधिक से विकास करके एकदम अपना विस्तृत, यानी अपना क्षेत्रफल, अपना एरिया इतना विकसित कर लेती है कि वहां की जो स्वदेशी प्रजाति है वो धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है बच्चा जी। क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे कि हाँ आप देख पा रहे होंगे, जब बाहरी प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करती है तो उनमें से कुछ नए वातावरण में तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और स्वदेशी प्रजातियों के लिए वह क्या हो जाती है, खतरा बन जाती है। यानी जब भी कोई बाहर से नई प्रजाति आएगी और आने के बाद वो अपनी संख्या को बढ़ाएगी तो वहां की जो स्वदेशी प्रजाति होगी उसके लिए वह क्या है, खतरा है बच्चा जी। क्या है वो, खतरा है। यहां देखिए ये क्या है बच्चा जी, ये क्या है, जलकुंभी। क्या है बच्चा जी, जलकुंभी। आप लोगों ने जलकुंभी का नाम सुना होगा, फिर यहां देखिए, यहां पे अफ्रीकन कैटफिश कहिए गुरुजी, ये कैसे जो है प्रजाति, ये विदेशी प्रजाति है। एक जलकुंभी जो है क्या है, विदेशी प्रजाति है जो जल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चा जी, जल में पाया जाता है, और जल में अपनी संख्या को इतना तेजी से वृद्धि करता है कि पूरे जलीय क्षेत्र को क्या करता है, पूरे जलीय क्षेत्र को ढक लेता है। और ढकने के कारण जो है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चा जी। किसकी कमी हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जितने भी जलीय जीव हैं उन जलीय जीवों का धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे समापन होने लगता है, खतरा बनने लगता है। ठीक है सर, 12 का क्लास कब शुरू होगा? बिल्कुल बच्चा जी बता दिया जाएगा।
चलिए बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश है, ठीक इसी प्रकार से जब जल में अफ्रीकन कैटफिश जब आती है तो ये अपनी संख्या को इतना अधिक बढ़ा लेती है कि जो स्वदेशी प्रजाति है उस जल की वो धीरे 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 क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है बच्चा जी, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे तो यहीं पे लिख देंगे बच्चा जी, क्वेश्चन है आपके लिए बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए आप लोग, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला पॉइंट आप क्या है? स्वविलुप्तता। स्वविलुप्तता, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्वविलुप्तता का मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पे है और उसके पीछे, एक के पीछे कितने हैं जी? एक के पीछे 1000, एक के पीछे 1000, एक का सफाया हुआ 1000 का हो गया कंची, 1000 का हो गया सफाया। यानी अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरह, आप लोग बहुत समझदार हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है, जैसे ही पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है, उस पौधे पर निर्भर है जंतु भी क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यानी आप जिसके लिए किसी चौक चौराहे पर खड़े हैं, जैसे उसका वहां से पलायन हुआ, आपका भी वहां से क्या हो जाएगा, पलायन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक के जाने से दूसरा भी क्या हुआ, चला गया। उसी को कहते हैं स्वविलुप्तता। क्या कहते हैं बच्चा जी? स्वविलुप्तता। बात समझ में आई? जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, एक अगर पौधा की प्रजाति है तो उस पौधा पर निर्भर रहने वाले दूसरे पौधे भी क्या हो जाएंगे, या दूसरे जो जीव जंतु है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई मछली की बात कर ले, अगर किसी मछली की बात कर ले, अगर एक मछली विलुप्त होती है तो इस मछली पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इसके समाप्त होते ही ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी जो है समाप्त हो जाएंगे। इसी को कहते हैं स्वविलुप्तता। क्या कहते हैं? स्वविलुप्तता। समझ में आ गई बच्चा जी? समझ में आ गई होगी कि एक के जाने से अगर दूसरा भी चला जाए तो उसे कहेंगे स्वविलुप्तता। जैसे कि यहां अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहां पे देख रहा है आप, यहां पे देखिए शेर को, देखिए शेर को, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर शेर का भोजन जो भी है, अगर उस जो भोजन करता है वही समाप्त हो जाए तो शेर भी एक न एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शेर को भोजन नहीं मिल रहा है। अगर मछली अगर समाप्त होती है तो मछली को खाने वाले जो जीव हैं वे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर पौधा की बात कर लें, अगर पौधा समाप्त हो जाता है, तो पौधा को खाने वाला जो कीट है, पौधा को जो खाने वाला कीट है, इसका भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, क्योंकि ये भोजन के तलाश में, भोजन के अभाव में ये मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा जी? बिल्कुल। चलिए बंगाल का आतंक आंसर आया कि नहीं आया जी? बच्चा जी आंसर आप लोग दिए, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है बच्चा जी? बंगाल का आतंक कहा जाता है बच्चा जी, बंगाल का आतंक कहा जाता है जल कुंभी को। किसको कहते हैं बच्चा जी? जल कुंभी को कहा जाता है। कहिएगा गुरु जी, बंगाल का आतंक जल कुंभी को क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि यह जो जल कुंभी है बंगाल के जगहों पर, यानी बंगाल में इतना तेजी से फैला कि बंगाल के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो तालाब हो, छोटा छोटा नाला हो, गड्ढा हो, सभी जगहों पे बहुत तेजी से क्या कर गया, वृद्धि कर गया, विकास कर गया और पूरे जलीय क्षेत्र को ढक लिया। इसलिए बंगाल का आतंक इसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। जैव विविधता के संरक्षण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार है जी जैव विविधता का संरक्षण, बहुत ही एकदम जो है अलग तरीका से आप लोगों को समझाएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण होता क्या है। सबसे पहले देखिए, जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। यहाँ पे थोड़ा सा स्थानीय है बच्चा जी, थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर भी, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण यहां लिख देते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण।
स्व स्थानीय संरक्षण और फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। कभी कभी हिंदी में लिख के आ जाता है कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। बच्चा जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको कैसे समझेंगे। देखिए संरक्षण के दो ही उपाय है, एक है स्व स्थानीय संरक्षण और एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब किसी भी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए पूरे वन पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण करना पड़े तो उसे कहेंगे स्व स्थानीय संरक्षण। क्या कहेंगे बच्चा जी? स्व स्थानीय संरक्षण। कहिए गुरु जी ये कैसे संभव है? ये संभव है बच्चा जी, थोड़ा समझिए। जब कोई भी प्रजाति है उस प्रजाति को बचाने के लिए पूरे वन पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित कर दिया जाए तो उसे कहेंगे स्व स्थानीय संरक्षण। कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी? देखिए सबसे पहले देखिए अभी आप लोग जो है जिस एज में है इस एज में भी आप लोग बहुत सारे जो है देखे होंगे, जैसे कहीं पे क्या होता है एक दूसरे से ये क्या कहते हैं जी, झगड़ा कह लीजिए आप, या थोड़ा सा बाताबाती हो जाती है, एक दूसरे से जब बात होती है तो आक्रोश आने लगता है, यानी कि एक दूसरे का जो अपोजिशन पार्टी होता है गुस्सा आ जाता है। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, वहां पे या तो दोनों तरफ से जाकर के वहां पे खड़े हो जाते हैं और वहां पे उसको संरक्षित कर लिया जाता है कि अब इससे आगे जो है विवाद नहीं होगा, इसको हम संरक्षित करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे आप संरक्षण किए वहां रह करके, और वहां पर रह करके आप संरक्षण किए, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएगी ना बच्चा जी, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो काफी गंभीर हो जाएगी। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, जिससे विवाद हुआ है उसको सीधे उठाएंगे और उस जगह से उठा करके कहीं दूसरी जगह रख देंगे कि ना वहां रहेगा और ना झगड़ा होगी, ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। यह है कि नहीं है? तो इसमें आप लोग यही सीखे कि जब किसी भी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए उस पूरे एरिया को संरक्षित कर लेते हैं तो उसे कहेंगे स्व स्थानीय संरक्षण। जैसे अगर बाघ के संरक्षण के लिए हम लोग बात करें तो बाघ के संरक्षण के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ये थोड़ा देर के लिए हम लोग समझ लेते हैं, पूरे पारिस्थितिक तंत्र को क्या किया गया, संरक्षित कर दिया गया, तो इसे कहेंगे स्व स्थानीय संरक्षण। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जब लगेगा कि नहीं गुरुजी ये बाघ का जीवन जो है आपत्तिजनक है, बहुत संकटमय स्थिति में है, ये विलुप्त होने के कगार में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहां से इसको उठाया जाएगा और उठा करके कहीं दूसरा जगह रखा जाएगा। वो कौन सा जगह होगा, या तो चिड़ियाघर हो सकता है, यानी वो कोई सेंचुरी हो सकती है, कोई अभयारण्य हो सकता है, वहां पे जब उठा करके रख करके संरक्षण किया जाएगा उसे कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या कहेंगे बच्चे जी? बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब समझ में आया होगा कि जब जीवों की प्रजाति को या जब किसी भी जीव को संरक्षित करने के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित कर लिया जाए तो उसे कहेंगे स्व स्थानीय संरक्षण। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आए कि नहीं गुरुजी जो जीव है वह संकटमय स्थिति में है, आपत्तिग्रस्त स्थिति में है, ऐसे कंडीशन में उसके मूल आवासीय स्थान से हटा दिया जाएगा और हटा करके उसको ऐसे जगह पे रखा जाएगा जहां पर उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी, उसे हम कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो एक बार आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, और पर डे जो है शाम के 4 बजे आप लोग बायोलॉजी के लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग एक बार जो है एक बार क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि आप हमें इस क्लास के लिए कितना स्टार देना चाहेंगे, 5 में से आप कितना स्टार देना चाहेंगे, तो जल्दी से आप लोग बताइए। और मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में बिल्कुल इसी टाइम इसी अंदाज में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।